अप्रैल का ये महीना आमतौर पर ऐसा समय होता है जब ज़्यादातर लोग एक अच्छे अप्रेजल और प्रमोशन की उम्मीद करते हैं। हम ये सब तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क की चेकलिस्ट दे सकते हैं जिन्हें सभी को हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में कर लेना चाहिए। अगर आप इन 10 कामों को ठीक तरह से निपटाते हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इससे तेज़ी से अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। तो आइए इन टास्क के बारे में जानते हैं। फरवरी और मार्च के महीने में गवर्नमेंट टैक्स रूल्स में कई सारे बदलावों की घोषणा करती है। हमें इन रूल्स को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें इन रूल्स या चेंजेस को पूरा करने के लिए क्या करना होगा। सभी इन्वेस्टर्स और टैक्स पेयर्स को इन चेंजेस की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। अब इनमें से कई चेंजेस काफ़ी सारे कंडीशंस के साथ आते हैं जिन्हें इंटरनेट पर मौजूद आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और यूट्यूब वीडियोस के जरिए आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। इसके अलावा अप्रैल ही वो महीना है जिसमें आप ये तय करते हैं कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम चुनना है। आप ये तय करते हैं कि आपको पुराने टैक्स रिजीम के साथ जाना है या नए टैक्स रिजीम के साथ। पुराने टैक्स रिजीम में हायर टैक्स स्लैब्स हैं, लेकिन साथ ही कई सारी टैक्स डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस भी हैं। वहीं नया टैक्स रिजीम लोअर स्लैब रेट वाला है, लेकिन इसमें ज़्यादातर टैक्स डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही यह तय कर लेना चाहिए कि वो पुराने टैक्स रिजीम को अपनाना चाहते हैं या नई टैक्स रिजीम को। इसके लिए आपके एचआर डिपार्टमेंट से आपके पास एक मेल आता है जिसमें आपको ये जानकारी देनी होती है। ध्यान रखें कि जब बात टैक्स की हो तो देरी नहीं करनी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत अपने फाइनेंशियल गोल पाने के लिए किए गए टास्क को रिव्यू करने का सबसे सही समय होता है। अपने गोल्स को रिव्यू करने का पहला स्टेप ये इंश्योर करना है कि आपका फाइनेंशियल गोल बना हुआ हो। अगर आपने कोई फाइनेंशियल गोल नहीं बनाया है तो अपना गोल तय कर लें। अप्रैल का महीना ये करने का सबसे सही समय है। फाइनेंशियल गोल बनाने का एक कॉमन तरीका ये है कि ये स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, टाइम बाउंड और रियलिस्टिक हो। अगर आपके गोल में ये सब बातें हैं तो आपका गोल एक अच्छा गोल है। अगर आपने अपने गोल्स को ये सोचकर डिफाइन किया है कि आप अमीर बनना चाहते हैं या अपनी छुट्टियों के लिए सेव करना चाहते हैं तो ये सही अप्रोच नहीं है। आपका गोल रियलिस्टिक और मेजरेबल होना चाहिए। गोल बनाते समय स्मार्ट रूल्स का यूज़ करें, इससे आपको गोल्स की प्लानिंग बनाने में मदद मिलेगी। हमारे आसपास इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जिनके चलते हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिव्यू करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि आपकी इनकम में कोई चेंज हो या कोई नया एक्सपेंस आ जाए या आपको कोई नया शॉर्ट टर्म गोल तय करना हो तो आपको अपने गोल्स में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। इसी तरह कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि जब फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके टैक्स स्लैब में बदलाव करती है तो आपकी टेक होम सैलरी घट सकती है। यह भी हो सकता है कि जो कार आप खरीदना चाहते हैं मेटल्स की कीमतों में अचानक उछाल के चलते 15% महंगी हो जाए। इसलिए हमारे चारों ओर हर समय कई सारी चीजें होती रहती हैं। आपको यह देखना होता है कि इससे आपके फाइनेंशियल गोल पर कितना फर्क पड़ेगा। आपके म्यूचुअल फंड और स्टॉक पोर्टफोलियो का समय समय पर रिव्यू काफी जरूरी है। ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसीलिए इसके लिए हम जल्द ही एक अलग वीडियो लाएंगे। ओवरऑल आपको 3 चीज़ों को देखना होगा। पहला ये कि आप एसेट एलोकेशन के मामले में कहाँ खड़े हैं। दूसरा, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस का एक रिव्यू ज़रूरी है। और आखिर में चीज़ों को ट्रैक पर लाने के लिए अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। तो एसेट एलोकेशन से शुरू करते हैं। अप्रैल महीने में आपका टास्क ये सुनिश्चित करना है कि आपके पास शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन प्लान तैयार हो। अब अगर आपके पास ये प्लान्स तैयार हैं तो हम पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस की तरफ आ सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू के इस हिस्से की शुरुआत में आपको पहले अंडर परफॉर्मर या अपकमिंग परफॉर्मर एसेट को ढूंढना है। यहां आपको हर एक फंड की परफॉर्मेंस, रिस्क स्कोर, बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन और पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन समझनी होगी ताकि आपको यह पता लग सके कि आपको हर एक फंड से क्या चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक डेट फंड को लें तो आप एक ऐसे फंड में पैसा लगाना चाहेंगे जिसने पास्ट में रिटर्न्स अच्छे दिए हों।
लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आप पोर्टफोलियो में क्रेडिट रिस्क को देखें ताकि आपके प्रिंसिपल को कोई रिस्क ना हो। यहाँ कई ऐसी बारीक चीज़ें हैं जिनका आपको रिव्यू करना चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ मदद चाहते हैं तो ईटी मनी के रैंकिंग और रेटिंग फीचर को देखें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपके पोर्टफोलियो रिव्यू में तीसरा और आखिरी स्टेप ये है कि आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें और इसे अपने ओरिजिनल एसेट एलोकेशन तक ले जाएं। रीबैलेंसिंग करते हुए इन्वेस्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो डिसीजंस जैसे कि कौन सा फंड खरीदना चाहिए, कौन सा फंड बेचना चाहिए, एग्जिट लोड, कैपिटल गेन्स, टैक्स ब्रेक्स आदि के बारे में गहराई तक समझ लें। अगर आप ये सभी तीनों स्टेप्स एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस और रीबैलेंसिंग पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये थोड़े कठिन लग सकते हैं, लेकिन हमने ईटी मनी के यूजर्स से जो आंकड़े जुटाए हैं ये बताते हैं कि जिन्होंने भी इन 3 स्टेप्स को अच्छी तरह किया है उन्होंने उन लोगों की तुलना में कम रिस्क के साथ ज्यादा पोर्टफोलियो रिटर्न पाया जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं किया। जो लोग समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं उनके लिए ये एक बड़ा इंसेंटिव है। अप्रैल के महीने में ही सैलरीड एम्प्लॉयज को सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है। हम सब ने इस बारे में खूब पढ़ा है कि जब आपको 20% इंक्रीमेंट हुआ हो तो आपको अपना निवेश भी 20% बढ़ा देना चाहिए, लेकिन यह सही रास्ता नहीं लगता। तो फिर सही रास्ता क्या है, आइए जानते हैं। मान लीजिए आपको 20% इंक्रीमेंट मिला है और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,20,000 रुपए हो गई है। इसका मतलब है कि आपके पास 20,000 रुपए अतिरिक्त आ रहे हैं। अब अगर आप एसआईपी में अपनी सैलरी का 10% निवेश कर रहे हैं तो पुराने लॉजिक के अनुसार आपको एसआईपी को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने के बजाय आपको अपने 20,000 रुपए में से ज्यादातर अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए और यहां तक कि आप अपने मंथली एसआईपी के अमाउंट को 30,000 रुपए तक बढ़ा सकते हैं। याद रखें कि आप यंग एज में जितना ज्यादा राशि निवेश करेंगे उतना ही बड़ा वेल्थ कॉर्पस तैयार कर पाएंगे। टैक्स प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और यह इंश्योर करती है कि आप एक्स्ट्रा टैक्स ना पे करें। और अब टैक्स प्लानिंग कई सारे प्रोडक्ट्स के साथ होती है। इनमें आमतौर पर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ईएलएसएस, एनपीएस, पीपीएफ और एलआईसी पॉलिसी शामिल होते हैं। यही कारण है कि अप्रैल महीने में ईएलएसएस, एनपीएस और पीपीएफ जैसे प्रोडक्ट्स में निवेश के लिए कहा जाता है। यहां इन्वेस्टर्स को कंपाउंडिंग बेनिफिट्स मिलता है। टैक्स प्लानिंग कर हर महीने इन्वेस्ट करना कन्वीनियंट होता है, बजाय इसके कि आप एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करें। इसलिए इस महीने कुछ समय निकालिए और ये जानें कि कौन सा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बेहतर है। सबसे बेहतर है कि आप ईटी मनी टैक्स सेविंग मॉड्यूल का यूज करें, जो आपकी ईएलएसएस, एनपीएस, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में निवेश के साथ ही टैक्स में 78,000 रुपए तक बचाने में मदद करेगा। ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते आपको अपने टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का रिव्यू करना चाहिए। पहला, यह इंपॉर्टेंट है कि आपकी पॉलिसीज आपकी लाइफ या लाइफस्टाइल में किसी भी चेंज को मैच करें। उदाहरण के लिए, आपके टर्म इंश्योरेंस का रिव्यू जरूरी है अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस या डिपेंडेंट्स की संख्या में कोई बड़ा बदलाव हुआ हो, या आपने होम लोन जैसे कोई बड़ा लोन या लायबिलिटी ली हो। रिव्यू का दूसरा कारण यह इंश्योर करना है कि आपकी पॉलिसी एक्सटर्नल फैक्टर्स को अकोमोडेट करे। उदाहरण के लिए, इंडिया में हर साल 12 से 15% का मेडिकल इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा साल 2010 में खरीदी गई 5 लाख रुपए की पॉलिसी वास्तव में आज के हिसाब से सिर्फ 1.5 लाख रुपए के कवर के बराबर है। अप्रैल महीने में अपना फाइनेंशियल रोड मैप बनाते समय आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना नहीं भूलना चाहिए, चाहे आपको किसी भी तरह के लोन या क्रेडिट प्रोडक्ट की जरूरत ना हो। 3 कारण हैं जिनकी वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। पहला, क्रेडिट स्कोर को चेक करने से आपको अपने पुराने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने में मदद मिलती है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को नोटिस करते हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को गिरा रहा है, तो आप भविष्य में उससे बच सकते हैं। दूसरा कारण, क्रेडिट इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी को मेजर करना है। कई बार कम क्रेडिट स्कोर का कारण लोन प्रोवाइडर या क्रेडिट ब्यूरो द्वारा आपके बारे में गलत जानकारी दर्ज करना भी हो सकता है। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की निगरानी करके आप
ऐसे किसी भी मिस्टेक को रिपोर्ट कर सकते हैं और उसे ठीक करवा सकते हैं। और तीसरा कारण यह है कि अगर आप ये पाते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर सुधर रहा है तो आपको ये बेहतर क्रेडिट कार्ड या एक बेहतर लोन पाने का मौका देता है। इसका मतलब अधिक रिवॉर्ड पॉइंट्स, कम ब्याज और कुछ विशेष अधिकारों से है जो आपको अधिक खुश और अमीर बना सकता है। तो अगर आपने पिछले कुछ 6 महीनों से अपना क्रेडिट स्कोर चेक नहीं किया है तो फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। हमने ईटी मनी पर हमारे यूजर्स को यह सुविधा दे रखी है। बर्थडे और एनिवर्सरी की तरह ही कई फाइनेंशियल इवेंट्स आपके कैलेंडर का हिस्सा होने चाहिए। यहाँ हम कुछ इवेंट्स बता रहे हैं जिन्हें आपको अपने कैलेंडर का हिस्सा बनाना चाहिए। अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पेरोल डिपार्टमेंट में जमा करने की आखिरी तारीख, आपकी पीपीएफ योगदान की तारीख, आपकी एनपीएस इन्वेस्टमेंट की तारीख, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करने की तारीख, अपने निवेश को रीबैलेंस करने के लिए तय की गई तारीख और इस तरह की कई अन्य तारीखें। ये करने के लिए काफ़ी छोटा काम है, लेकिन आपके फाइनेंशियल टास्क का ये सिंपल सा कैलेंडर आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बनाए रखने में हेल्प करता है। साथ ही ये आपको भविष्य की कई अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन से भी बचाएगा। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि आपका फाइनेंशियल लिटरेसी से क्या मतलब है। इसका सरल उत्तर ये है, 6 फाइनेंशियल मैटर्स की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। पहला, अपने पैसे का बजट कैसे बनाएं। दूसरा, फाइनेंशियल गोल कैसे सेट करें। तीसरा, पैसा कैसे बचाएं। चौथा, आपको लोन, क्रेडिट कार्ड्स और क्रेडिट स्कोर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पांचवा, आपको यह पता होना चाहिए कि टैक्स कैसे लगता है। और छठा पॉइंट यह है कि आपको पता होना चाहिए कि एफडी और म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। इसके लिए आप पर्सनल फाइनेंस पर बुक्स पढ़िए, ईटी मनी ब्लॉग पर आर्टिकल्स पढ़िए, हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, फाइनेंशियल पॉडकास्ट सुनिए और आप ये इंश्योर करें कि आप हर महीने अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में आपका आखिरी टास्क थोड़ा अलग है। आखिरकार हम बचत बनाने, बचत करने, टैक्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट आदि की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनकम को बढ़ाने के बारे में भी सोचें। आप एक ऐसा साइड बिजनेस देख सकते हैं जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत करे। इसे हम सेकेंड इनकम, हॉबी इनकम या साइड हसल भी बोल सकते हैं। ये आपको काफ़ी संतुष्टि देगा। ये न केवल आपकी इनकम को इंक्रीज करेगा बल्कि आप में नई स्किल भी डेवलप करेगा। ये आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाएगा और आपको अपना फाइनेंशियल गोल प्राप्त करने में मदद करेगा। आप कई तरीकों से अपनी सेकेंड इनकम पा सकते हैं, जैसे यूज्ड हाउस होल्ड आइटम्स की खरीद बिक्री करके, एक ब्लॉग लिखकर, एक यूट्यूब चैनल शुरू करके, लोगो डिजाइन करके या छुट्टियों में आपके द्वारा खींचे गए फोटोग्राफ्स बेचकर भी आप सेकेंड इनकम कमा सकते हैं। तो अगर आपने अब तक इस बारे में नहीं सोचा है तो इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में सोच लें। पता करें कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं और कैसे उससे सेकंड इनकम कमा सकते हैं। और इसी के साथ ही 10 पॉइंट्स की हमारी चेकलिस्ट पूरी होती है। इस चेकलिस्ट को हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में आपको ज़रूर पूरा करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से अपने काम की कई महत्वपूर्ण बातें जानी होंगी। अगर आपका हमसे कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने जो समय हमें दिया उसके लिए धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर से आपके लिए एक इंसाइटफुल वीडियो लेकर आएंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.